हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले लेक्चर में 37 तक क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में उसके आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमने बताया था हम लोग जो है अब अच्छे क्वेश्चंस को कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें तो आपके फिनिश हो चुके हैं, तो उसी सीरीज में पहला लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे लेक्चर में हम लोग 37 ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब ये पैराग्राफ हमें गिवन है 37 to 43। द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चलिए हम बात करते हैं ये 37 to 43, ये इतने क्वेश्चंस के लिए ये फिगर हमको दिया हुआ है। मैं फिगर भी बना देता हूँ। ये हमें गिवन है ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। 37 क्वेश्चन क्या है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट। तो देखो, रेस्ट जहाँ वेलोसिटी आपकी 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे भी 0 है और t इक्वल टू 8 सेकेंड पे भी 0 है, और यहाँ पे कोई 4 और 6 के बीच में कोई टाइम आएगा। तो इन्होंने t इक्वल टू 5 दिया है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। t इक्वल टू 5 बीच में ये नहीं दिया हुआ है। ग्राफ से आप जज कर सकते हैं, बीच का पॉइंट नहीं है, तो ये t इक्वल टू 5 नहीं हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 38 की बात होती है। आइडेंटिफाई द रीजन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो इसमें देखिए, सिंपल सी अगर हम बात करें, ये पहला क्वेश्चन 37 आपका हो गया। अब बात करते हैं 38 के लिए। तो हम एक बार 0 से 2 के बीच में स्लोप निकाल के देख लेते हैं, और एक बार हम स्लोप निकाल के देख लेते हैं 4 से 6 के बीच। 6 ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है कुछ पॉइंट, ये यहाँ पे पीक बना हुआ है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो। तो हम 0 से 2 के बीच में निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी क्या आएगा? इसका स्लोप देखिए, इसमें तो डायरेक्ट आप देखिए बाई अपॉन एक्स, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये 5। ऐसे ही हम बात करते हैं 4 to 6 के बीच में, तो इसमें t -20 पॉइंट ये बनेगा, और ये बनेगा 4, 10 t, b, मतलब पहले टाइम x एक्सिस वाला और फिर y एक्सिस वाला वेलोसिटी। तो 4 to 6 पे अपने जाएंगे, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसका हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -20 -10 डिवाइडेड बाई 6 -4, तो -30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? और खाली मैग्नीट्यूड देखना है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के बीच में। 6 to 8 सेकेंड के बीच में बात करेंगे अपने, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली बाई अपॉन एक्स, बाई की वैल्यू कितनी है? 20, और एक्स कितना है? 2। हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। बीच की लाइन में थोड़ा बाई अपॉन एक्स निकालने में प्रॉब्लम होती है। 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से अपने को ये पता चल गया है कि मैक्सिमम डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ पे आई?
वो आपकी 4 to 6 के बीच में। और डायरेक्टली आप लाइन का स्लोप भी कंपेयर कर सकते हैं, स्लोप से भी देख सकते हैं किसमें स्लोप ज्यादा है किसमें स्लोप कम है। ग्राफ से भी आइडिया तो लग रहा है, बट वी कैन कैलकुलेट इट मैथमेटिकली इन एग्जैक्ट मैनर। अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन x नॉट इक्वल टू -15 मीटर, देन इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, इससे हमें पोजीशन पे पहुंचना है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड तक जो हमें ग्राफ दिया है, ये 2 सेकेंड यहाँ पे कर देता हूँ सही करके मैं, उसका एरिया देख लेंगे। तो डेल्टा x इक्वल टू एरिया, देखो ऊपर है तो पॉजिटिवली लेना है 1/2 10 into 2, और ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इक्वल टू क्या जाएगा 10 माइनस 15, मतलब ये क्या आ जाएगा -5 मीटर। अब 40 की बात करते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का आपका जो होगा वो जहां तक पॉजिटिव वेलोसिटी है वहां पे, नेगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपने को ये पता करना पड़ेगा 4 और 6 के बीच में वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हो रही है। देखिए हमने एक्सेलरेशन निकाला हुआ है 15, जो कि रिटार्डेशन है बेसिकली। तो b इक्वल टू यू प्लस ए, बी को जीरो कर देना, u कितना है 4 पे प्लस का 10, और ये विद साइन -15 आएगा। अच्छे से देखिएगा, स्लोप आप देखिएगा, कंपेयर करिए, ये स्लोप आपका नेगेटिव आएगा तो रिटार्डेशन शो करेगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/15, यानी कि 2/3 सेकेंड, ये टाइम आ जाएगा। t इक्वल टू 2/3 सेकेंड आ गया। तो अपने को t इक्वल टू 2/3 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है। तो चलिए मैं आगे करके दिखाता हूँ इसको। जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है वो टाइम आया t इक्वल टू 2/3 सेकेंड। तो चलिए हम प्रोसीड कर रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया निकालो, ये ट्रेपेजियम बना, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो ये वाली साइड कितनी है 2, प्लस ये वाली साइड कितनी है 2/3 इंटू बीच का गैप कितना है 10, तो इतने मीटर आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और इसके बाद 41, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल में अपने को टोटल एरिया देख लेना है, डेल्टा एस इक्वल टू 1/2 2 प्लस 2/3 इंटू 10, ये नेगेटिव नहीं लेना, ये ट्रायंगल का एरिया ये 8 है, और ये साइड यहाँ पे ये पॉइंट 2/3, तो 1/2 माइनस लगाते हैं इसमें, 8 माइनस 2/3 इंटू 20, कितने मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 41 हो गया। अब बात करते हैं 42 की। 42 की बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी। तो इसमें हमने स्लोप सब निकाल ही दिए थे, वैल्यू 0 से 2 के बीच में स्लोप पॉजिटिव, फिर 0 और फिर नेगेटिव होगा, और वो 15 होगा। और स्लोप आपका 0 से 2 के बीच में, 4 to 6 के बीच में, और 6 to 8 के बीच, सब कांस्टेंट ही होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपने को मिलेगा 0 से 2 के बीच में 5, वो आपका सभी में दिया, फिर 0, ठीक है, वो भी लगभग अब सभी में दिया है, फिर -15, वो आपका बी और डी में दिया, और फिर कितना आया था, फिर आया था आपका 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 और प्लस का 10,
तो वो किस में आ रहा है? आपका बी वाले में। तो सीधा सीधा इसमें ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? बी। हमें विद साइन स्लोप सारे रख देने हैं उठा के, तो वही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें कोई खास बात तो मुझे नहीं दिख रही है, ये तो आसानी से हो जाने वाला। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो 43 वाला पार्ट है, द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल विल बी। देखिए, वेलोसिटी हमारी कैसी है? इंक्रीजिंग और पॉजिटिव। इसका मतलब जब भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, हाँ देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, 0 से 2 सेकेंड में वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग। तो हमें ऐसा ग्राफ लेना है जिसमें स्लोप आपका पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो। विद साइन हमें सारी बात करनी है, तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है, हमने बहुत अच्छे समझा है। इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन, और स्लोप इसका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसके बाद देखिए ये डिक्रीजिंग और पॉजिटिव, तो अपने को पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाना है कि डिक्रीजिंग स्लोप हो और पॉजिटिव, डिक्रीजिंग स्लोप हो और पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका। ये आपका 4 सेकेंड और यहाँ पे 2/3 सेकेंड। और इसके बाद फिर आपका डिक्रीजिंग और नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग और नेगेटिव ये ग्राफ आता था, मैंने बोला था 4 बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, तो ये 6 सेकेंड। और इसके बाद फिर क्या है? इंक्रीजिंग और नेगेटिव, तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव ये ग्राफ होते थे। 4 ग्राफ जो मैंने समझाए थे तुम लोगों को, उन 4 ग्राफ के व्याप पे ही इसका हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो अगर चारों में प्रॉब्लम है, भूल गए हो, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते। चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा 44 है। A ball is thrown from a point on the ground at some height, at some angle of projection. At the same time, a bird starts from point directly above this point of projection at a height h horizontally with speed u. Full stop. Given that in its flight wall just touches the bird at one point, it means bird wall को maximum height वाले point पे touch करती है। Find the distance on the ground where the ball strikes. और यहाँ से बर्ड जाती है और ये टच करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करते हैं, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे टच करेंगे। इसकी हमने वेलोसिटी b मान ली और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो जहाँ पे भी टच करेंगे इट मीन्स ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टर में क्या होती है? h इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2c। b sin theta equals to under root 2gh। ये b sin theta हो गया, और इसका मतलब ये है प्रोजेक्टाइल का यहाँ से यहाँ तक का टाइम और इसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम होगा। तो प्रोजेक्टाइल का टाइम क्या होगा? स्मॉल टी लिख देते हैं, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट u sin theta by g, यानी अंडर रूट 2gh by c, यानी अंडर रूट 2h by c। ये हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम इसमें मिल गया है हमें। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होगी? जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। टाइम अपने को यहाँ से यहाँ तक का मिल ही गया, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका b cos थीटा और इसका जो u वो सेम ही होगा। तो अपने रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं, b cos थीटा इंटू 2t
या बी cos थीटा की जगह पे u भी लिखते हैं, क्योंकि ये सेम होगा तो ही एक पॉइंट पे जाके टच करेगा। तो इसकी जगह पे बी cos थीटा की जगह पे हम बर्ड की वेलोसिटी मतलब u, और t की जगह पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2h/g। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 45 वाला क्वेश्चन आई थिंक रिकॉर्ड हुआ नहीं है बराबर, तो मैं फिर से इसको बोल देता हूँ। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ पॉइंट। ये आपका जो क्वेश्चन है ये गिवन हाइट से अपवर्ड प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। मान लेते हैं गिवन हाइट h है और ये इस तरीके से प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पीड सपोज करो हमने u मान ली, ये एंगल थीटा मान लिया, ये o मान लिया, और इसमें जितने आंसर्स गिवन हैं जो इनिशियल स्पीड है उससे कम है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की कहीं बात करेगा। यहाँ पे तो जैसे स्पीड फेंका सामने उसी स्पीड से आएगा, और नीचे जाएगा तो स्पीड कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। तो किसी भी गिवन हाइट स्मॉल h पे जो स्पीड होती है ऊपर जाते वक्त प्रोजेक्टाइल में, वो अपने पढ़ी हुई है, v इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, यही होती है। तो u मतलब ये क्या हो गया, 25 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.45, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं 46 वाले में। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल मोशन between its starting point and the highest point of its trajectory. Okay. देखिए ये एक तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा बनी रहेगी जिधर एक्सेलरेशन, और चाहे कांस्टेंट रिटार्डेशन हो चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या आ जाती है, b प्लस u बाई 2। तो एक बार एवरेज हम x डायरेक्शन में देख लेते हैं, b एवरेज इन x, ये क्या आ जाएगा, u cos थीटा। ऐसे एक बार एवरेज हम देख लेते हैं बाई डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा प्लस 0/2, क्या हो जाएगा, u sin थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बस यही आंसर आ जाएगा। इसको अपने सॉल्व कर लेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 वाला क्वेश्चन जो है वो इंक्लाइन प्लेन का है, तो वो अपने को छोड़ देना है। 48 वाले पे आते हैं। 48 वाला क्या है,
A particle is dropped from the height of 20 meter from horizontal ground. There is a wind blowing due which acceleration of the particle becomes 6 meter per second square. Find the horizontal displacement of the particle till it reaches the ground. Okay. तो ये देखेंगे विंड के इन्फ्लुएंस में ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ आएगा। डाउनवर्ड वेलोसिटी तो जीरो ही है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी रहेगा, और हॉरिजॉन्टल मोशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड रहेगा। तो टाइम क्या होगा, t इक्वल टू अंडर रूट 2h/c, h कितना है 20, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। u कितना, हॉरिजॉन्टल 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है 6। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 मीटर। अब बात करते हैं 49। A ball is dropped from a height 5 meter. The time after which the ball stops rebounding, ये coefficient of restitution, जब कंटिन्यू कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो टोटल टाइम ये आता है, इसको रट लेना है, अंडर रूट 2h/j 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। टोटल टाइम इनफाइनाइट कोलिजन का इन जीपी बन के सॉल्व करके लाते हैं अपने। 2 into 5 divided by 10 और 1 plus 1/2 upon 1 minus 1/2। तो फिर ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके 3 सेकेंड, क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। चलिए इसके बाद अपने आते हैं 50 वाले क्वेश्चन पे। 50 वाला क्वेश्चन क्या है, A ball is hit by a batsman at an angle of 37 degrees as shown in diagram. The man is standing at P. Run at what minimum velocity so that it catches the ball before it strikes the ground. Assume that height of man is negligible in comparison to height of projectile. तो इसमें जिस टाइम पे मैन P से B तक पहुंचेगा वही टाइम आप उतने ही टाइम में ये प्रोजेक्टाइल ए से बी तक पहुंचेगा। तो जो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है मैन का हुआ, तो ये क्या हो गया 2u sin थीटा, यानी कि sin 37 डिवाइडेड बाय g इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय u। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी जिससे ये आगे की ओर जाना चाहिए। अब 51 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। A projectile is fired with a velocity u at an angle theta with the horizontal its speed when direction of motion makes, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें फिर करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है 52 वाले में। A ball is held in a position as shown in with the string of length 1 meter just taut and then projected horizontally with a velocity 3 meter per second. If the string becomes taut again when its vertical angle theta is given by। ओके देखो ये बेसिकली जो केस बनेगा वो बनेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ऐसे इसमें जो हाइट आएगी वो अपने को मालूम है L माइनस एल कॉस थीटा, एल की जगह बना जाएगा, और ये क्या आएगा 1 sin थीटा, और हमें स्पीड जो u दे रखी है वो 3 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा हो गया, r इक्वल टू क्या होती है रेंज u अंडर रूट 2h/c। r की जगह पे sin थीटा रखेंगे, u की जगह पे 3 रखेंगे, 2 और h की जगह पे 1 माइनस cos थीटा रखेंगे, g की जगह पे 10 रखेंगे। इनको सॉल्व कर लेंगे, अपने आप हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। Two projectiles A and B are thrown with the same speed such that A makes theta angle with the horizontal and B makes theta angle with the vertical. Both must have same time of flight. गलत बात। 2u sin theta, जिसमें थीटा हॉरिजॉन्टल से होता है, एक वर्टिकल से है तो उसमें फिर कॉस हो जाएगा। Both must achieve the same maximum height। गलत बात। h equal to u square sin square theta by 2g होता है। A must have more horizontal range than B। ये भी आपका गलत है। ये सही होगा क्योंकि रेंज आपकी क्या होती है, r इक्वल टू 2ux इंटू यू बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग हैं, बट दोनों को मल्टीप्लीकेशन इसमें सेम रहेगा, तो इसकी वजह से रेंज सेम हो जाएगी। बोथ में हैव सेम टाइम, ये सही है क्योंकि अगर थीटा 45 है तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अपने 54 पे। पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। द ग्राफ ऑफ द वेरिएशन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। देखिए एक्स और वाई एक्सिस का नॉर्मल कन्वर्जन हमें ए और बी ऐसे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है पहले डिस्टेंस धीरे धीरे घटेगी, जब नजदीक आएंगे फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसमें ज़्यादा अपने को मैथमेटिकली की बजाय ग्राफ को लॉजिकली करना चाहिए तो अच्छा रहता है। पहले जो भी मिनिमम गैप है उनके बीच उससे और कम होता चला जाएगा, फिर एक टाइम पे मिनिमम होगा, फिर जब ये क्रॉस कर जाएंगे ओरिजिन फिर कंटिन्यू इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये 54 वाला क्वेश्चन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द आगे थ्योरी वाले हैं, आपने कर भी रखे हैं बट फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 55 एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीजेस ए बम। द बम ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम द एरोप्लेन, देन इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? जब हम एरोप्लेन से बम को रिलीज करेंगे तो एरोप्लेन की सपोज पूरी स्पीड ये है, तो जो भी बम रिलीज हुआ उसमें वर्टिकल वेलोसिटी बी ही होगी। प्लेन की वेलोसिटी को बीपी माना तो जो मटेरियल ड्रॉप हो रहा है, बम ड्रॉप हो रहा है, उसकी वेलोसिटी भी बीपी होगी, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम एनवायरनमेंट में सेम रहेगी। तो जिसकी वजह से आप प्लेन में बैठ के जब भी देखेंगे तो रिलेटिव हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा, इट मींस हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आपको दिखाई देगा। वो थीटा एंगल पे भी प्लेन जा रहा होता तो भी वही बात, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम होते हैं। ऐसे समझ लो हम कोई चीज लेके चल रहे हैं और हम छोड़ेंगे हाथ से, तो जो हमारे हाथ की वेलोसिटी है, हैंड की वेलोसिटी, वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो 56 पे आते हैं। Two particles are projected simultaneously in the same vertical plane from the same point on the ground, but with the same speed at different angles, less than 90 degrees to the horizontal. The path followed by one as seen by the other will be। तो ये प्रोजेक्टाइल हुई, और ये हमने प्रूव करके भी थियरी में देखा था। एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखने पे क्या होता है कि थीटा एंगल पे स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, थीटा एंगल पे यूनिफॉर्म मोशन होता है। वो चाहे आप हॉरिजॉन्टल से देखें या वर्टिकल से एंगल देखें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग होंगे बट कांस्टेंट रहता है। 57 सपोज द प्लेयर हिट्स सेवरल बेस बॉल्स which wall will be in the air for the longest time. The one with farthest range, the one which reaches the maximum height, the one with greatest initial velocity, the one leaving the bat 45 degree to the ground। तो
देखिए वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा उसी में टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा, और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा उसमें हाइट भी ज्यादा होगी, मतलब जिसमें मैक्सिमम हाइट होगी उसी में टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 टू 61, मतलब ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है 58 टू 61। तो 58 क्वेश्चन, इसमें भी दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए हैं, जिसमें एक का two projectiles are thrown simultaneously in the same plane from the same point if their velocities are v1 and v2, making angles theta1 and theta2 respectively from horizontal. Then answer the following questions. 58. Trajectory of particle 1 with respect to 2 will be straight line. बिल्कुल सही है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, और ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। ये हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी या थीटा एंगल, इट डिपेंड्स अपॉन रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। 59, ये भी कंडीशन हमने जो है अच्छे से डिस्कस की। इफ v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2, यानी हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, और ऑलरेडी रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो ही होता है जितनी भी चीजें एयर में होती हैं, तो इट मींस इसमें वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ गए होंगे, एक पार्टिकल जस्ट नीचे और एक पार्टिकल जस्ट ऊपर। अब इसमें क्या बोला है 60 वाले में, इफ v1 sin θ1 इक्वल टू v2 sin, यानी कि बाई डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगी, एक्स डायरेक्शन में ही ये मोशन करेगा, एक रेस्ट में रह जाएगा, मतलब एक पीछे रह जाएगा और एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में आगे की ओर चला जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होंगे और मैक्सिमम हाइट भी सेम होंगे। और एक का ट्रेजेक्टरी दूसरे के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, बात बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये तो थ्योरी के क्वेश्चन थे। अब 61 वाले पे आते हैं। इफ v1 इक्वल टू v2 एंड θ1 इज ग्रेटर देन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पार्टिकल 2 मूव्स अंडर पार्टिकल 1, द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी 2 with respect to 1 is always positive. स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, ये आपका कभी जीरो भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब यही गलत स्टेटमेंट आएगा। एक की ट्रेजेक्टरी का स्लोप मतलब d/dx, आप देखेंगे ये हम 61 की बात कर रहे हैं, जो ट्रेजेक्टरी होती है प्रोजेक्टाइल की वो ये होती है, और अलग अलग इसमें स्पीड है, स्पीड सेम है v1, बट एंगल अलग अलग है। ठीक है, एंगल अलग अलग है, वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, तो स्लोप आप देखेंगे कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, एक का भी हो रहा है दूसरे का भी हो रहा है, तो ये नेसेसरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही रहे। चलिए, अब बात करते हैं इसमें 62 से 67 तक, ये भी पैराग्राफ है। क्वेश्चन 62 से A projectile crosses two walls of equal height as symmetrically as shown in figure। चलिए, इस तरह का हम लोगों ने किया हुआ तो है, लेकिन फिर एक बार मैं करके दिखाता हूँ।
चलिए 62 वाले क्वेश्चन में द टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय, ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था। ये टाइम T1 होता है, ये T2 होता है सेम हाइट के लिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा क्या होता है T1 प्लस T2, दोनों का सम कर दीजिए सेम हाइट पे टाइम का, यानी कि क्या हो जाएगा ये 8 सेकेंड गारंटी के साथ। ये अपने ने सीखा हुआ है थियरी में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे 63, द हाइट ऑफ द ईच वॉल विल बी, देखिए हम लोगों ने ये टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू यू साइन थीटा, उसको सेट कर लेते हैं जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा T1 T2 2h बाई c, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 60 मीटर, h इक्वल टू आ जाएगा फिर 60 मीटर। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरह से हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था, वही बात इसमें इस्तेमाल करनी है। अब 64 में क्या बोला है अपने से, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, t इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा बाई c, और ये हमने 8 निकाला, चलो इसको 4 कर देते हैं और g को हम 10 लिख देते हैं। तो u साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट h डैश लिख देते हैं, ये वाली मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल, ये h डैश लिख देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर थीटा अपॉन 2j, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, तो ये क्या आ जाएगा 80 मीटर, एस डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 मीटर मैक्सिमम हाइट। अब बात करते हैं 65 वाले में, इसमें क्या पूछा गया है, if the horizontal distance between the walls is 120 meter then range of the projectile, horizontal component तो कभी चेंज होगा नहीं, u cos theta into टाइम इंटरवल बीच का, ये 120 दिया, ये u cos theta, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, यानी कि u cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30, और u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 40। चलिए आगे इसमें करते हैं, चलिए हम लोग 65 वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें 120 इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम इंटरवल, u cos थीटा इक्वल टू क्या है 30। अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है हॉरिजॉन्टल रेंज, r इक्वल टू क्या होगा 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा बाई c, u sin थीटा क्या होगा 40, u cos थीटा क्या होगा 30 बाई g, g को 10 ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये 120 मल्टीप्लाई इंटू 2 यानी कि 240 मीटर आ जाएगी रेंज। और 66 में क्या पूछा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, हमको मालूम है ये क्या होगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये 40 है और ये 30 है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। 67 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, स्क्वायर करके ऐड कर दो,
u इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह से अपने जो क्वेश्चन नंबर आपका 68 to 70 है उसकी बात भी कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं, लगभग इसी टाइप का है। अब बात करते हैं 68 to 70, यानी ये 3 क्वेश्चन थे 68 to 70। A projectile is thrown with with a velocity 50 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. 68. Choose the incorrect statement. It travels vertically with velocity. Vertical direction की velocity continue change होती है, गलत बात। It travels horizontal with horizontal component अपने देख सकते हैं। चलिए ये हमको दिया हुआ है 53 और इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं अपने क्या होगी। तो 68 वाले पे आते हैं, u x इक्वल टू आएगा 50 cos 53। 50 और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। अब u y की बात करते हैं। तो ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है बट कंटिन्यू ये चेंज होती जाएगी। ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है और ये कंटिन्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। और मिनिमम वेलोसिटी टॉप पोजीशन पे होगी जहां वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर ही ux के बराबर यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इस तरह से ये 68 हो जाता है। अब 69 की बात करते हैं। क्या पूछा है, द डिटरमाइन द इंस्टेंट एट विच द प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। एक सिमेट्रिक मोशन होता है, ये मैक्सिमम हाइट का होगा। एक बार जिस हाइट पे इधर होता है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, सिमेट्रिक इनफाइनाइट टाइम्स ये सब पॉसिबिलिटी होती है। और उस पे अपने क्या पढ़ा, t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो इट मींस अपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दें। ये क्या होगा, और साइन 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें देखेंगे कि सभी टाइम का सम करेंगे तो 8 सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब तीनों ही पॉसिबल है। अब बात आती है 70 पे। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय बस इसमें वैल्यू अपने रख देंगे, आ जाएगा tan 53 की वैल्यू 4/3, cos 53 की वैल्यू 3/5। सॉल्व कर लेंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। अब इसमें 71 और 71 to 81 की जो बात की उसको छोड़ देना है, वो क्वेश्चन बीच में कट गया है बाय डिफॉल्ट, तो वो छोड़ देना है अपने को। अब आगे बात करेंगे इसमें।
चलिए चलिए हम लोग 73 से इसमें शुरू करते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ एट time t equal to 0 such that its velocity changes with time according to the equation v equal to t square minus t, where t is in second, v is in meter per second, the time interval for which particle retards. Okay, देखिए तो इसको हम ग्राफिकल में हम करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। bt ग्राफ बना लेते हैं और जो ये हमें मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी। इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, टी माइनस टी स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको हम पैराबोलिक ये बनाएंगे, ये पैराबोलिक ग्राफ है। आप देखिएगा 1/2 से 1 सेकंड के बीच में स्लोप नेगेटिव आएगा बीटी ग्राफ का, तो इट मींस एक की जो नेगेटिव वैल्यू है मतलब रिटार्डेशन वो कहाँ होगा, ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1 सेकंड। और जहाँ पे ये वेलोसिटी वैल्यू मैक्सिमम है वो भी अपने को 1/2 या ऐसे भी शेप लो, ये आपका सिमेट्रिक होता है ये पार्ट, ये 1 ये 0 तो बीच 1/2 पे आएगा। चलिए अब 74 की बात करते हैं, क्या है, ए स्विमर स्विम्स इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी ये हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। He enters 200 meter wide river having river flow speed 4 kilometer per second। इसको मीटर पर सेकंड में लिख देते हैं। At point A and proceeds to swim at an angle 127 degree with the river flow direction. Another point B is located directly across on the other side, यानी कि सामने जैसे चालू करता है और सामने पॉइंट बी है, ठीक है। अब जो है रिवर फ्लो की बात अपने करते हैं, तो 127 डिग्री यानी कि नॉर्मल के साथ 37 डिग्री पे हम बोट को रो करके ले जाते हैं, ठीक है। द स्विमर लैंड्स ऑन द अदर बैंक एट सी फ्रॉम विच ही वॉक्स द डिस्टेंस सी विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी से सी की तरफ पहुंचता है। चलिए then we have to find total time of the journey in which swimmer reaches from A to B। A की वजह A से स्टार्ट करके C पे पहुंचा, C से B तक पहुंचा है, तो वो अपने को निकालना है। चलिए इधर कंपोनेंट A क्या आएगा, B sin 37, इधर क्या है U, तो B sin 37 इक्वल टू U, B sin 37 3/5। ये अगर सामने जाएगा तब होगा, सॉरी ये अगर जस्ट सामने, लेकिन सामने की तो बात कर नहीं रहा है, तो x डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी देख लेते हैं, क्या होगा, u माइनस बी साइन 37। ये अगर जस्ट सामने वाले पॉइंट पहुंचता है तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, u माइनस u मतलब ये आ गया 4 × 5/18, ये आ गया 5 × 5/18 और साइन 37 मतलब 3/5, तो 20 - 15 यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये एक्स डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी अपने को मिल गई। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आपका बी एक्स इंटू टी, और टाइम कैसे निकालेंगे, W/B cos 37, सामने जाने का, क्रॉस करने का टाइम, ये सब थियरी अच्छे से पढ़िए। 200 दिया हुआ है, बी कितना निकाला है 25/18 इंटू cos 37 मतलब 3/5, 4 × 5 × 18 डिवाइडेड बाई 3।
cos 37, सॉरी ये 4/5 होता है कैलकुलेशन। इसमें हम लोग ये निकाल लेंगे और टोटल टाइम का एडिशन कर देंगे, तो वो टोटल टाइम हमारा ए से बी तक का जाने का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A boat having a speed of 5 km per hour in still water crosses river up with 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The speed of the river शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करने के लिए, कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में भी वही बातें थी। ये इस साइड में जाना पड़ेगा थीटा एंगल पे, रिवर फ्लो की वेलोसिटी u, ये हो गया b sin थीटा, और ये w, ये हो गया b cos थीटा। तो टाइम अपना क्या होगा, w/b cos थीटा। टाइम हमें दिया हुआ है 15 मिनट, 15 into 60 सेकेंड विथ 1 किलोमीटर, और बोट की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। चलिए अब इसको हम सेट करते हैं। सेट करने पे क्या क्या आ सकता है वो जरा देखते हैं। एक 0 से 0 काट लेते हैं, ये 25 से ये 4 हो गया था, और ये हो गया 15 into 6 इक्वल टू 4 into 18 डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ से आ रहा है 4/5, यानी sin थीटा क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3/5, मतलब 37 डिग्री वैल्यू आ गई। अब जस्ट सामने वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इट मींस b sin थीटा जो है u को बैलेंस कर रहा होगा बराबर। b sin थीटा इक्वल टू u, b कितना है, चलो हम किलोमीटर पर आवर में रख देते हैं, 3/5 u, तो 5 कट गया, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ये 75 आ गया। अब बात करते हैं 76। 76 में क्या है, two particles are simultaneously start from the same point and move along the two straight line, one with uniform velocity v and another with uniform acceleration a. If alpha is the angle between the lines of motion of the two particles, then least value of relative motion, relative velocity will be at time. Okay, एक v velocity से ऐसे जा रहा है और एक a acceleration से, तो टाइम t पे वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है b रिलेटिव, दोनों का डिफरेंस b वेक्टर माइनस at वेक्टर, यानी कि b रिलेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2b इंटू at cos अल्फा। अब अपने को d बाई डी टी बी रिलेटिव इक्वल टू 0 कर देना, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Uh, 77. A flag is mounted on a car moving due north with a speed of 20 km per hour. Strong wind are blowing due east with a velocity of 20 km per hour. The flag will point in the direction. Okay. हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें वेक्टर फॉर्म की यूज कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव वाई। तो
फ्लैग उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार होगी। वेलोसिटी ऑफ विंड और विंड को क्या लिखेंगे 20 जे कैप और इसको हम क्या लिखेंगे 20 आई कैप। अब ये डायरेक्शन अगर आप यहाँ से जजमेंट करें, जे कैप पॉजिटिव आई कैप नेगेटिव और कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा, ये आ जाएगा 100, ये आपका आई नेगेटिव और जे पॉजिटिव, यानी कि ये तो इसमें वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार जे पॉजिटिव और ये आई नेगेटिव, मतलब ये वेक्टर आपका यहाँ कहीं पे आएगा, मतलब ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आंसर आ जाएगा। इसमें आपने यहाँ पे 20 कॉमन ले लो, जे कैप माइनस आई कैप वेक्टर कहाँ होगा, वो आसानी से जज कर सकते हैं, ये अपना पढ़ा हुआ होता है। चलिए अब बात करते हैं 78। A man is crossing the river flowing with a velocity of 5 meter per second. He reaches a point directly across at a 60 meter in 5 seconds. His velocity in still water would be, देखो ये भी जस्ट सामने पहुंचने की कंडीशन है, जस्ट सामने पहुंचने की कंडीशन से रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन तो किया हुआ है। ये ए है और ये बी है और रिवर की ये वेलोसिटी हमको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और अपने से स्विमर की वेलोसिटी की बात, स्विमर को इधर कहीं जाना चाहिए थीटा एंगल, ये बी साइन थीटा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो टाइम क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा, ये हमें दे रखा है 5 सेकेंड यानी कि 12 आ जाएगा। तो बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 12 और जस्ट सामने वाले पॉइंट पहुंचा तो बी साइन थीटा बी आर के बराबर होगा, बी साइन थीटा गारंटी के साथ बी आर मतलब 5। अब हमें बी निकालना है तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो b इक्वल टू इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आपका 79 क्वेश्चन, ये क्या है, ए मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए फ्लोट एट पॉइंट एम, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ही टर्न बैक एंड पास द फ्लोट एट ए डिस्टेंस d by 2 फ्रॉम द एम, then ratio of speed of swimmer with respect to still water speed of river will be। देखिए एक स्विमर ऐसे जा रहा है और एम पॉइंट पे एक फ्लोट को क्रॉस करता है, फिर वापस ये d/2 डिस्टेंस पे लौट के आता है, तो फ्लोट इसको यहाँ कहीं पे मिलता है। अब हम रिवर की वेलोसिटी u ले लेते हैं, स्विमर की वेलोसिटी v, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो b प्लस यू, अप स्ट्रीम आएगा तो b माइनस यू। तो जितने में ये यहाँ से यहाँ तक आया फ्लोट m डैश तक, जो फ्लोट आएगा वो आपका रिवर की वजह से आएगा, और ये डाउन स्ट्रीम आया मैन d डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगे d प्लस d/2 अपॉन क्या हो जाएगा b माइनस यू प्लस b/u अपने को फाइंड करना है। चलिए अब बात करते हैं 80 वाले। एक ग्लास विंड स्क्रीन whose inclination with the vertical can be changed is mounted on a car. The car moves horizontally with a speed of 2 meter per second. At what angle alpha with the vertical should the wind
screen we place so that the raindrops falling vertically downward with velocity 6 meter per second strikes the wind screen perpendicularly. देखिए विंड स्क्रीन ये है, कार ऐसे और ये रेन ड्रॉप। तो विद रिस्पेक्ट टू कार यानी इधर माइनस बी सी, ये नॉर्मल अपने को एपियर होना चाहिए। तो ये एंगल भी अल्फा होगा क्योंकि ये इस पे नॉर्मल और ये इस पे नॉर्मल, दोनों के बीच एंगल अल्फा, तो ये अल्फा होगा। टेन अल्फा अपने निकालते हैं, टेन अल्फा क्या आएगा, बी आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड की बात करनी बी सी, वो तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार दिखाने के लिए माइनस बी सी इधर किया, कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही। बी आर हमें कितना दिया हुआ है 6 और कार की स्पीड कितनी है 2, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3। अब बात आती है 81, विंड इज फ्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ at a speed of 2 meter per second which causes the rain to fall at some angle with the vertical. It means पहले रेन वर्टिकल रही होगी, विंड से थोड़ा सा एंगल आ गया, डिफ्लेक्ट हो गई। With what velocity should a cyclist drive so that the rain appear vertical to him? तो इट मीन्स साइक्लिस्ट को जो विंड का इफेक्ट आया वो कैंसिल करना है, रिलेटिव इफेक्ट कैंसिल करना है विंड का इफेक्ट। तो विंड आपकी किधर जा रही है नॉर्थ में 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इट मीन्स साइक्लिस्ट को भी 2 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो जिससे कि विंड का इफेक्ट रिलेटिव इफेक्ट कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो अपने आप को हम लोगों को साइक्लिस्ट को रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। चलिए हम लोगों ने इसमें लगभग सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन छोड़ी है वो आप लोग कर लेंगे। आई होप इतना तो आप अच्छे से कर ही सकते हैं। अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ना बहुत ज़्यादा जो है इसमें कैलकुलेशंस हैं, ना बहुत जो है शॉर्ट है। थियरी वाले क्वेश्चंस हैं तो वो भी काफ़ी कंसेप्चुअल हैं, जिससे कि अपने ने जितना पढ़ा है वो सारा का सारा पार्ट इसमें अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो आई होप कि इस तरीके से अपने आगे चल के पूरा का पूरा फिजिक्स फिर से रिवाइज कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।